अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ठीक 19 घंटे बाद साहिवाल वाक़े के जिम्मेदारों का पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत का दावा है कि जीआईटी बना दी गई है। जीआईटी को 72 घंटे की मोहलत दे दी गई है। ये मोहलत कल शाम 5 बजे तक मुकम्मल हो जाएगी और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि गलती किससे हुई और कहां हुई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद की जद में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी आज सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल शाम तक पता चल जाएगा कि पिछली हुकूमत और नई हुकूमत में क्या फर्क है। जो साहिवाल का इंसिडेंट है, फौरी तौर पर हमने एक हाई लेवल जीआईटी जो है ना उसको हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। विद इन 72 आवर्स उसकी हमने रिपोर्ट तलब कर ली है। कल शाम 5 बजे 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। कल शाम 5 बजे दोबारा हमने मीटिंग रखी है। प्रिलिमिनरी जैसे रिपोर्ट आती है फिर आप हमसे सवाल करें कि हमने क्या किया है। जो भी वाकया होता है, मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना। आप पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें। जैसे रिपोर्ट स्टैब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि हमने क्या किया है। आपको पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ जीआईटियाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। मगर अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। कैसे सीटीडी ने मुबैना जाली मुकाबला किया, फिर बार बार मौक़िफ़ बदला। कितनी देर तक पंजाब हुकूमत खामोश रही और पंजाब हुकूमत जब बोली, वज़ीर क़ानून बोले तो वही ज़बान बोले जो कि सीटीडी की तरफ से कही गई थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजम्मत की। सदर मुमलिकत ने मरने वालों को शहीद करार दिया, मारने वालों को जालिम कातिल कहा। मगर पंजाब के वुज़रा मुबैना जाली मुकाबले का दिफा करते दिखाई दिए। एक वक्त तक हुकूमत खुद कन्फ्यूजन का शिकार नजर आई कि वाक़े से कैसे डील किया जाए और क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। फिर जब वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट आया तो वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया। वाक़े के कई घंटे गुजरने और मुतासरीन के एहतजाज के बाद FIR दर्ज की गई, मगर नामालूम अहलकारों के खिलाफ। और फिर जीआईटी बनी जिसकी रिपोर्ट का हुकूमत को इंतजार है। यह वाक़या है हफ्ते का। दोपहर 12 बजे लाहौर से एक गाड़ी साहिवाल के करीब आई। साहिवाल टोल प्लाजा के करीब सिक्योरिटी अहलकारों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी पर फायरिंग की, जिस पर वो गाड़ी रुक गई। पुलिस ने गाड़ी रोकी, गाड़ी में से बच्चों को बाहर निकाला और फिर गाड़ी पर दोबारा फायरिंग कर दी। इस वाक़े के बाद सामने आने वाली वीडियो में ये मनाजिर साफ देखे जा सकते हैं जिससे सीटीडी के दावों की पोल खुलती गई। सीटीडी का जो मौक़िफ़ है वो बार बार बदलता गया। बच्चे देखो फायरिंग उन्होंने की थी, बच्चे लेके निकल गए। ये बात नोटिस कीजिएगा कि बच्चों को निकालकर मजीद फायर कर पुलिस की गाड़ी चली गई। यानी कि अगर दहशतगर्द थे तो दहशतगर्दों को मार के चली गई। रिवायती तौर पर ऐसा होता नहीं है। अगर दहशतगर्दों के साथ कोई मुकाबला हो या उनको मारा जाए तो उनकी लाशों को इस तरीके से छोड़कर चली नहीं जाती है पुलिस, सामान ऐसे ही छोड़कर चली नहीं जाती है पुलिस। मगर इस वाक़े में पहली गाड़ी मारकर यही करती नजर आई। इस वीडियो में 10 फायर किए जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, 10। मगर बाद में सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ज़ीशान को 10 गोलियां लगी, खानदान के सरबराह खलील को 13 गोलियां लगी, उनकी अहलिया नबीला बीबी को 4 और उनकी बेटी 13 साला अरीबा को 6 गोलियां करीब से मारी गई। इसके बाद एक और वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि एक और पुलिस की गाड़ी आई। अहलकार मुतासरा गाड़ी से कुछ सामान निकाल रहे हैं। बंदे सारे मार गया। एक दे बंदा उन्होंने मारता, वो पिया सुटता विच।
वो बंदे इधर नु गए जेडे सारे ये बंदे कहते फड़े दुए ये मगर ही आ रहा सी ये ते मगर ही आ रहा सी आहो ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ बैग ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਬੈਗ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ हाँ जी इन्हां दे मगर इन्हां दा कोई झोला हैगा ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬੜੀ ਟਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਵੋ ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ होना ना यानी पहली गाड़ी ने फायर किए, फिर उसके बाद बच्चों को निकाला, मजीद 10 फायर किए और उसके बाद वो चली गई। दहशतगर्द बकौल उनके उन्हें वहाँ छोड़कर ना सामान निकाला ना कुछ। फिर एक और गाड़ी आई, उसने सामान निकाला, जिसके बाद दावा किया गया कि उसमें बहुत ज़्यादा धमाका खेज मवाद मौजूद था। फिर जो बाद में वीडियो सामने आई, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते, उसमें लाशों पर के साथ ना कोई असलहा नज़र आ रहा है, ना कोई खुदकश मवाद नज़र आ रहा है, ना वैसे कुछ नज़र आ रहा है। मगर अब इस सामान के हवाले से जो दूसरी गाड़ी लेके गई, दावा किया गया कि इसमें बहुत कुछ असलहा मौजूद था। वहाँ जमा होने वालों ने पूछा तो पता चला कि अगवाकार थे जो पुलिस मुकाबले में मारे गए, ये पुलिस वालों ने बताया। बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है, ये भी जमा होने वालों को पुलिस वालों ने बताया। मुकाबले के बाद सीटीडी वाले बच्चों को करीब ही पेट्रोल पंप पर छोड़कर चले गए, जहां एक जख्मी बच्चे ने जमा होने वाले अफराद को बताया कि पुलिस ने हमारे वालिदैन को मार दिया है। फिर सीटीडी एहलकार बच्चों को पेट्रोल पंप से ले गए, यानी पहले छोड़ गए, वहां लोग जमा हुए, बच्चों ने लोगों को बताना शुरू किया, फिर सीटीडी के एहलकार आए और पेट्रोल पंप से वापस ले गए। जिस गाड़ी में बच्चों को लेकर गए उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। और ड्राइवर से ले लो, ड्राइवर से इन्हों की भी लो वीडियो, इन्हों की भी नंबर प्लेट नहीं है। गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं और एहलकारों ने चेहरे छुपाए हुए हैं। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से जख्मी बच्चे उमैर का वीडियो बयान सामने आया कि हम चचा की शादी में जा रहे थे कि पुलिस ने रोका, तो उसके वालिद ने कहा कि पैसे ले लो, हमें माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। मगर वो फायरिंग करते रहे। फिर एक शख्स ने कहा कि आपको घर छोड़ देते हैं। इस पूरी सूरत हाल के बाद सीटीडी तर्जुमान का बयान सामने आया कि सीटीडी ने साहिवाल टोल प्लाजा के पास कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कार में सवार अफराद ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए और 3 दहशतगर्द फरार हो गए। सीटीडी को गाड़ी से खुदकश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा भी मिला है। सीटीडी ने यह भी दावा किया कि यह कार्रवाई फैसलाबाद में 16 जनवरी को होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा थी। सीटीडी की टीम रेड बुक में शामिल दहशतगर्दों का पीछा कर रही थी। ये दहशतगर्द चेकिंग से बचने के लिए खानदान के साथ सफर करते थे। यही दहशतगर्द यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के अगवा में भी मुलविस थे। ये पंजाब में दाइश के सबसे खतरनाक दहशतगर्दों में शामिल थे। ये था सीटीडी का दावा। इस दावे के बाद 4 घंटे बाद पंजाब पुलिस ने इस दावे की तस्दीक करते हुए कहा, जहां पर सवाल पैदा होता है आईजी पंजाब की परफॉर्मेंस पर, कि सीटीडी ने दावा किया। 4 घंटे बाद पंजाब पुलिस ने इसकी तस्दीक की कि साहिवाल वाक़े में 4 दहशतगर्द मारे गए। वाक़े की जगह पर जमा होने वाले अफराद ने दावा किया कि लाहौर से एक गाड़ी आ रही थी, पुलिस ने फायरिंग की, मगर गाड़ी में सवार अफराद ने कोई मज़ाहमत नहीं की। यानी पुलिस का दावा एक तरफ था, सीटीडी के दावे पर पुलिस ने तस्दीक कर दी, मगर वाक़े पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाहमत नहीं, कोई फायरिंग नहीं। और साथ में लोगों ने कहा इस पूरे ख़ानदान और उसके पड़ोसी को सीटीडी ने इब्तिदाई तौर पर दहशतगर्द करार दिया। मगर बाद में सामने आने वाले बच्चे के बयान, वहाँ जमा होने वाले अफराद के बयानात और इस ख़ानदान के पड़ोसियों के बयानात के बाद मामला संगीन हो गया। सीटीडी के दावे झूठ नजर आने लगे। ये तो है सीटीडी का मौक़िफ़ और सामने आने वाले दावे, ये सब बता रहे हैं कि मामला मशकूक है। मगर इस वाक़े के बाद जो बातें सामने आई वो अहम है। जो सवालात उठाए गए अब तक उनके जवाबात नहीं मिले हैं। मीडिया पर इस वाक़े पर मुसलसल सवालात उठाए जाने के बाद काफ़ी देर तक खामोशी रही। इस दौरान मुतासरा ख़ानदान के लवाहिकीन लाहौर में एहतजाज करते रहे। हुकूमत ने इस मामले का नोटिस लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला को हिदायत दी और हफ्ते की रात को JIT कायम कर दी गई, जिसने काम शुरू कर दिया है। सानह साहिवाल की तहकीकात के लिए कायम JIT की सरबराही एडिशनल IG कर रहे हैं। इससे पहले JIT की सरबराही DIG जुल्फ़िकार हमीद को दी गई, मगर कुछ देर बाद ही उनसे तहकीकात टीम की सरबराही वापस ले ली गई। फिर आज इस JIT में 2 मजीद पुलिस अफसरान को शामिल कर दिया गया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक JIT ने बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए गवाहों को पुलिस लाइन में तलब किया, मगर गवाहों ने वहां पेश होने से इनकार कर दिया और कहा कि जिसने बयान लेना है
वो वही बयान ले जहां वाकया पेश आया है, जिसके बाद जीआईटी गवाहों के बयानात लिए बगैर ही वापस रवाना हो गई। जीआईटी के क़याम के ऐलान के साथ ही पंजाब हुकूमत ने सीटीडी एहलकारों की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। हफ्ते की रात 16 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन इतवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर के इंदराज के बाद लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म किया। इस दौरान हफ्ते को वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया कि सहमे हुए बच्चों जिनके वालिदैन को उनकी आंखों के सामने गोलियों से भून डाला गया, ये सब देखकर अभी तक मैं सदमे में हूँ। अपने बच्चों के बारे में ऐसी सूरत हाल के तस्वुर ही से कोई भी वालिदैन परेशान हो जाएंगे। रियासत अब इन बच्चों का जिम्मा लेगी और उनकी मुकम्मल देखभाल करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद लिखा कि अगरचा सीटीडी दहशतगर्दी के खिलाफ नुमाया खिदमात सर अंजाम दे चुका है, लेकिन कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आते ही उसकी रोशनी में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान के बाद सदर मुमलिकत ने भी ट्वीट किया कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि साहिवाल का वाक़या बहुत तकलीफ़दा है। जिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन को शहीद कर दिया गया हो, उनके जहनों पर कितने मुज़र असरात मुरत्तिब होंगे, इसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ। हुकूमत इंशाअल्लाह उनका ख्याल तो रखेगी, मगर माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं। जालिम कातिलों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। जालिम कातिल कहा, मारने वालों को शहीद कहा, मरने वालों को। ये था वज़ीर आज़म इमरान खान और का मौक़िफ़ और सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हफ्ते की रात को साहिवाल पहुँचे फिर, और वहाँ उन्होंने ज़ख्मी बच्चों की आयदत की। वज़ीर आला बच्चों के लिए गुलदस्ते साथ ले गए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब पर सख्त तनकीद हुई कि जिस बच्चे के वालिदैन मारे गए वज़ीर आला उसे फूल पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रात गए बच्चों की आयदत की और अगले दिन दोपहर में सूबाई वुज़रा ने लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले का दिफा किया। वज़ीर आज़म ने एक मौक़िफ़ लिया। सदर मुमलिकत ने मारने वालों को कातिल कहा, मरने वालों को शहीद कहा, मगर अगले दिन वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने दावा किया कि सीटीडी का मौक़िफ़ है कि ज़ीशान का ताल्लुक दाइश से है और वो तस्लीम करते हैं कि बाकी लोग कोलैटरल डैमेज का निशाना बने। ये बात कम अज़ कम मान ली, कोलैटरल डैमेज की बात मान ली। और इस पर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की एक हमेशा तनकीद रही है कि अमेरिका कहता है कि ड्रोन हमलों में दहशतगर्द मारे जाते हैं, मगर साथ में जो लोग मरते हैं वो कोलैटरल डैमेज होता है। वज़ीर कानून पंजाब कह रहे थे कि कोलैटरल डैमेज हो गया एक फैमिली का। असल में ज़ीशान के हवाले से बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वाक़े पर दुख का इजहार किया, सदर मुमलिकत ने किया, मगर पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बयान सामने आया। मगर फिर ज़ीशान जिसके बारे में ये बात की गई, उसके भाई ने इस तमाम वाक़े की तरदीद की। उसने कहा कि उनका भाई कोई दहशतगर्द नहीं था। इसके अलावा मकतूल खलील के भाई जलील ने बताया कि वज़ीर कानून ने दावा किया कि हमसे राब्ता हुआ था, हमसे किसी ने कोई राब्ता ही नहीं किया। यानी वज़ीर कानून कह रहे थे कि राब्ता हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने साथ कहा कि हमें 2 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान किया गया, हमारी कीमत 2 करोड़ लगाने वाले हमसे 2.5 करोड़ ले लें, हमें पैसे नहीं चाहिए। वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, मैं उसको कहता हूँ, ठीक है, आपने 2 करोड़ रुपए का क्या ऐलान किया है कि मेरी ख़ानदान से रब्ता हुआ है, ठीक है, मैं 2 करोड़ का ऐलान करता हूँ। मैं उससे ये अपील करता हूँ, मुझसे कोई रब्ता नहीं है, ठीक है, किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने मुझसे कोई बात नहीं की, ठीक है। तो आपने जो ऐलान किया है 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ की आप इसको क्या कीमत लगा रहे हैं? उसकी माँ बाप की, मेरे भतीजी की, बड़ी की, मैं आपको 2.5 करोड़ देता हूँ, आप ऐसा ही मुझे वापस दे दें। मेरी भतीजी, मेरा भाई, मेरी बाबी वापस कर दें। ये सारा मौक़िफ़ सामने आया, सीटीडी के दावे सामने आए। अब कल 5 बजे रिपोर्ट सामने आएगी। रईस अंसारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। आप बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। ये बताइएगा कि आपने ये मामला शुरू से देखा, कवर किया, एग्जैक्टली क्या हुआ है? एक गाड़ी आती है, वो पहले फायरिंग करती है, फिर दोबारा वही गाड़ी बच्चों को निकालती है, मजीद फायरिंग करती है, उसके बाद चली जाती है, और ना वो जगह को कॉर्डन ऑफ करती है, ना टेररिस्ट को, अगर उनके बकौल टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, तो वहीं छोड़ के चली जाती है, ना सामान निकालती है, फिर दूसरी गाड़ी आके सामान निकालती है, फिर दावा होता है कि उसमें बहुत कुछ मवाद मिला है जो कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकता था। ये दहशतगर्द थे जो कि फ्रंट के तौर पर फैमिली को इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में वज़ीर कानून कह रहे हैं कि ज़ीशान दहशतगर्द था, बाकी जो फैमिली मारी गई वो कोलैटरल डैमेज हो गया। ये क्या हुआ है सारा मामला? देखिए सर, ये जो इन्होंने किया, जो एक इन्फॉर्मेशन इन्हें आई थी कि जो गाड़ी है इसमें ज़ीशान चला रहा है, ये 16 जनवरी को फैसलाबाद में देखी गई, ये 18 जनवरी को लाहौर में देखी गई, और तो इस पे इसकी मशकूक है, इसको चेक किया जाए। इन्होंने चेक करने के लिए कहा था। जब ये गए हैं तो इन्होंने चेक जब किए, जो भी सूरत हाल बनी उसमें इन्होंने पहले इस गाड़ी पे फायर किया है।
जब फायर किया तो उस टायर बस्ट किया, उसको एक फायरिंग किया ताकि ये जाके एक साइड पे लग जाए। जब गाड़ी साइड पे लगी है फिर आप देखेंगे फुटेज में कि ये सारे एहलकार साइड में जाके खड़े हो गए। और आपको ये बता दें कि पहले जो फायरिंग हुई थी उसमें इस जो नबीला है, जो कार में खलील बैठा था, उसकी बीवी नबीला को भी गोली लग चुकी थी, उसकी बेटी अरीबा को भी लग चुकी थी। और बाकी, और जब बेटे ने कहा, जब उसको निकाला गया, उसकी ऑलरेडी जो हॉस्पिटल में बताया कि उसके ना टांग में आर पार गोली हो चुकी थी। तो उसने कहा कि मेरे बाप ने कहा मत चलाओ गोली, प्लीज़ मत चलाओ। लेकिन देखो उन्होंने इनको बच्चों को वहाँ से ले गए और इन्होंने कहा कि पिछले ग्लास टिंटेड थे, हमें पता नहीं चला, पिछला दरवाज़ा खोल के तो बच्चे निकाले गए। उसके बाद इन्होंने फायरिंग की। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं आपको फिर जो मेरा ख्याल है, जहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अभी बताया था मैंने कि ये CTD पे पूरा मलबा पड़ जाएगा, ये छुट नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है जो मौके पे लोग थे, जब उन्होंने 3 बच्चे निकाले और उन्होंने देखा कि बाकी लोग ज़ख्मी हो गए, मैं कहा उन्होंने एड्रप्टली फैसला किया कि बेहतर है इन्हें मार दिया जाए और जो हमारा तरीक़ाकार है कि टेररिस्ट है ये मार दिए गए या हैंड आउट जारी कर देते हैं, उसमें हो जाए। लेकिन देखिए एक टेक्निकल बात बताऊं, जब CTD या कोई महकमा किसी टेररिस्ट को उस पर फायर करता है, उसके जवाबी फायर करता है, जब वो मारा जाता है तो एरिया कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। ये टेररिस्ट की लाश भी नहीं उठाने देते। ये SOPs हैं, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ें और भी पता करनी होती हैं अगर मारा जाए। उसके बाद जब इन्होंने वहाँ से सामान निकाला, उतर के आए हैं, पीछे से सूटकेस लेके चले गए और सूटकेस लेके चले गए। उन्होंने कहा कि जी इसमें दस्ती बम थे, इसमें फ़लाँ थे। राजा बिशारत ने भी कहा दस्ती बम निकले, फ़लाँ चीज़ें निकली। लेकिन जो अब शवाहिद आ रहे हैं वो कोई मशकूक है, ऐसे शवाहिद सामने नहीं आ रहे। और जब इन्होंने कॉर्डन ऑफ नहीं किया, ये लाशें छोड़ के वहाँ चले गए, लोग जमा हो गए, कोई फुटेज बना रहा है, कोई अंदर से दिखा रहा है, बेड लगी है। फिर तीसरी बात जो उन्होंने नॉन टेक्निकल बात ये की, इन्होंने कहा कि कार से उतर के यानी जिशान एक शख्स ने फायरिंग की, लेकिन जब वो मरा हुआ सीट पर पाया गया तो उसमें बेड लगी हुई थी। वो कितना माहिर था कि वो फायरिंग भी आप पे करता रहा, आप जवाबी फायरिंग करते रहे और उसने आराम से बैठ के बेल्ट भी लगा ली, वो भी इनका रॉन्ग साबित हुआ। जब इन्होंने हैंड आउट जारी किया सारे मर गए, वो भी रॉन्ग साबित हुआ। ये फुटेज से बाकी चीज़ें रॉन्ग साबित हुई। ये टेक्निकली आप देखें ना, अगर टेक्निकली से इन्वेस्टिगेट करें, जब मैं क्राइम रिपोर्टर था, इन्वेस्टिगेट करता था, तो ये किसी तरह से भी पुलिस मुकाबला नज़र नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हमला नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ हमला उन्होंने किया गया। तो उस जो सामने जो हमें इस वक्त नज़र आया वो यही नज़र आ रहा है, जो सब कल से ही कह रहे हैं, सब मशकूक समझ रहे हैं कि ये दहशतगर्द नहीं थे। लेकिन एक बस सवाल छोटा सा है, क्योंकि ये कार जो है ये मशकूक आ रही थी। ये क्या हुआ कि बच्चों के जो पहले बच्चों को ले गए, फिर पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया, फिर एक और गाड़ी आई बगैर नंबर प्लेट की, ढके हुए मुंह, वो बच्चों को वहां से ले गई। ये मामला सारा का सारा क्या हुआ है? जब ये बच्चों को ले गए, जो बच्चे यहाँ वहाँ से लेकर गए हैं, पहले ये ले गए बच्चे को कहीं बिठा के थोड़ा उसकी पट्टी पुट्टी कराई है उन्होंने। उमैर की टांग में गोली लगी हुई थी, बच्ची के हाथ में बहुत बड़ा हथियार था, आप देखें ना फुटेज, बहुत बड़ा हथियार, दूध की बोतल उसके हाथ में थी उस वक्त। तो वो उन तीनों को उठा के ले गए, जहाँ तक कि किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं, उसकी पट्टी पुट्टी जख्म की कराई है और वापस आके एक पेट्रोल पंप पे छोड़ के चले गए। तो इन्होंने पूरा एक ऐसा चीज़ बनाई थी जिस तरह ये मुबैना पुलिस मुकाबले करते हैं कि हमने सब मार दिए, टेररिस्ट से चले गए। लेकिन अब ज़माना और है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में कैमरा है, वो कोई ये तो चूकता ही नहीं आदमी अब कैमरे से तस्वीरें बनाने के लिए। तो मगर कल JIT रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जो अभी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो इस JIT में देखते हैं कि किस हद तक नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, और आला अफसरान का नाम क्या इसमें आ सकता है, या ये नीचे की सतह पर ही सारे के सारे लोग मुलविस थे जिन्होंने ये सारा काम किया, ये बात ऊपर तक जा सकती है? साथ में भी बताइएगा कि जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसका तो बड़ा कहा जाता है कि उससे बहुत ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए हैं, वो इस पूरे के पूरे मामले में क्या किरदार अदा कर रहा है? ये जो होते हैं ना, ये कांस्टेबल से लेकर DSP तक, ये तो इन अफसरान के लिए कीड़े मकोड़े होते हैं, हमेशा ये कुर्बानी का बकरा बनते हैं। लाहौर में जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, उसकी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी थी, उस वक्त जो SP था इलाके का, वो घर सो रहा था और यही थे IG पंजाब अमजद सलीमी उस वक्त यहाँ, इनको हटाया गया था। और जहाँ तक मेरे इल्म में जो जुडिशल इंक्वायरी थी उसमें लिखा था कि इनको फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए, लेकिन इनको IG लगा दिया गया। और जो उसमें अफसरान थे वो उस वक्त ग्रेड 18 में थे, 19-20 में चले गए। मतलब ये लोग ये कमरों में बैठे रहते हैं, ना मॉनिटर करते हैं, ना चीज़ों को देखते हैं। जा भेज दिया, पकड़ ले, जा मार आओ, 2 पकड़ो, रात उधर मार दो। और आप एक और मशकूक चीज़ देखें, इन्होंने ये कहा पहले हैंड आउट में कि 3 टेररिस्ट थे जो भाग गए,
फिर दोबारा इन्होंने कहा तीन टेररिस्ट थे जो भाग गए। जो रात को हैंड आउट सीडीडी ने जारी किया उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार बताएं कि 2 मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने फायरिंग की, जिसको ये ख़ानदान कवर दे रहा था। उसमें इन्होंने एक अब्दुर्रहमान बताया और एक दूसरा शाहिद जब्बार बताया। फिर अचानक रात को इन्होंने गुजरांवाला टेररिस्ट मारे मुबैना पुलिस मुकाबले में, और उन्होंने कहा जी अब्दुर्रहमान और 2 टेररिस्ट जो थे वो ज़ीशान के घर से निकले, गुजरांवाला चले गए, वहाँ मार दिए। अब्दुर्रहमान पहले आप बता रहे हैं कि साहिवाल में था, उनको ये कवर दे रहा था, फिर अचानक वो लाहौर से इसके घर से निकले, फिर वो गुजरांवाला चले गए। इस सारे का सारा मशकूक है। जो आप इसकी ये टाइमलाइन बनाए ना तो तमाम की तमाम पता चलती जाएगी, लड़ियाँ पता चलती जाएंगी। देखिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है ना, इन्होंने ये बाउंड थे फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए, इन्होंने फोरेंसिक एजेंसी के माहिरीन को बुलाया ही नहीं। वो बुलाते तो उसने गुत्थी 2 दिन में सुलझा देनी थी। उन्होंने बताना था कि फायर दूसरी तरफ से किसी दहशतगर्द ने किया, कौन सा किस एंगल से लगा, पुलिस का किस एंगल से लगा, किस बुलेट है किस गन से चली, किस 9mm पिस्तौल से चली, उन्होंने सब बता देना था। और उन्होंने गुत्थी इन्होंने बुलाया नहीं क्योंकि ज़रूरी था, उन्होंने आके क्राइम सीन को महफूज करना था। उसके बाद उन्होंने बॉडीज़ की सर्च करनी थी, वहाँ से बुलेट लेनी थी, उनको सर्च करना था, उन्होंने गुत्थी सुलझा देनी थी। और मज़े की बात ये कि जो ये अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये निकली हैं, बुलेट निकली हैं, वो भी अभी तक फोरेंसिक साइंस एजेंसी को मौसूल नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि मौसूल हम अब भी कुछ ना कुछ बता ज़रूर देंगे, टाइम लगेगा, पेचीदा मामला बन जाएगा, लेकिन हम अब भी बता देंगे। इन्होंने उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए था। और पूरी दुनिया। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, ये बड़ी अहम बात बता रहे थे कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है भी पंजाब का बड़ी तारीफ होती है, उसे इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अब कल 5 बजे जो रिपोर्ट आएगी उसमें अगर फोरेंसिक्स नहीं होंगे तो ये एक और सवाल इस पर पैदा होगा। साथ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कतर चले गए हैं, मगर ये कहकर गए हैं कि जब वापस आएंगे तो वो फिर पुलिस रिफॉर्म का पंजाब में आगाज़ करेंगे। मगर ये बात तो उन्होंने मुंतखब होने के बाद भी कही थी। नासिर दुरानी साहब को रिफॉर्म्स का हेड भी लगाया था, जिन्हें रिज़ाइन करना पड़ा कि पुलिस में मुदाखलत हो रही है। ये सारा का सारा मामला क्या है, आज पार्लियामेंट में बड़ी तनकीद हुकूमत पर हुई है। हामिद मीर साहब से पूछेंगे कि हुकूमत ने इतनी कंफ्यूजन हुकूमत के अंदर क्यों पैदा हुई सारे के सारे मामले पर, एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ का यह दावा रहा है कि उसने 5 साल जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तो पुलिस रिफॉर्म्स किए, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर किया, और जब इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उस वक्त भी उन्होंने इसकी बात की और फिर कहा कि पंजाब में भी वैसे रिफॉर्म्स करेंगे, और नासिर दुरानी को उसके सरबराह लगाने की बात की थी। क्या कहा था ज़रा देखिए। वज़ीर आज़म ने इब्तिदा ही में पुलिस इस्लाहात की बात कर दी थी, अब फिर कह रहे हैं कि कतर से वापस आकर इस्लाहात करूंगा। मगर उस वक्त जो बात की, 6 माह हो गए, पुलिस इस्लाहात का क्या हुआ? क्योंकि पुलिस में मुदाखलत की शिकायत सामने आई, डीपीओ पाकपतन की तबादली का मामला सामने आया, सानेह मौली टाउन में मुलविस एहलकारों को बरतरफ करने की बात ना मानने पर आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया गया कि उन्होंने एक सर्विंग मिनिस्टर का फ़ोन नहीं उठाया या उससे बात नहीं की। बाद में जीआईटी ने कुछ और बातें बताई। इसके अलावा भी तकरीरों और तबादलों में मुदाखलत की शिकायत सामने आई, जिसके बाद पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के सरबराह नासिर दुरानी ने इस्तीफा दे दिया, जिनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में जिनका जिक्र किया था कि उन्हें लगा रहे हैं ताकि पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स हों। अब वो फिर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि मैं कतर से आके रिफॉर्म्स करूंगा। साथ ही ये बात और रिफॉर्म्स के हवाले से और के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से उन्होंने बात की थी जब नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल किया गया, रावणवार के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। तो उस एहतजाज में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 1 साल पहले गए इलेक्शन से पहले, और जब वो मुहिम का हिस्सा था, और उस वक्त क्या बात की उन्होंने, इधर देखिए। हमारी जंग उस निजाम के खिलाफ है, रावणवार जैसे पुलिस के कपड़ों में कातलों के खिलाफ है। मुझे फख्र है कि हमारी पहली बारी थी, ये पहली बारी है तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा में। मुझे फख्र है कि आज आप सब जाके वहां का पुलिस का निजाम देखें, आपको फख्र होगा कि पहली दफा पाकिस्तान में एक पुलिस का निजाम है जो प्रोफेशनल है, गैर सियासी है, मेरिट पे है। कोई पुलिस वाला किसी को कत्ल नहीं कर सकता, अगर करेगा हम पकड़ेंगे उसको, निजाम पकड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब तक पंजाब के जो वुज़रा हैं वो दिफा करते रहे। सीटी की जो बात आई, वज़ीर कानून ने उनका दिफा किया। आज हमने प्रोग्राम में पंजाब के मुख्तलिफ वुज़रा को दावत दी, वज़ीर कानून को भी, वज़ीर जो इतलात हैं वहाँ के उनको भी, मगर कोई आया नहीं। शहबाज गिल साहब से भी दरख्वास्त की, वो भी नहीं आए। उन्होंने कहा मैं सफ़र कर रहा हूँ। अब कल 5 बजे ये रिपोर्ट आएगी। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया।
बड़ी रिफॉर्म्स की बात और ये सारे के सारे मामलात किए थे, अब फिर कह रहे हैं कि कतर से आके मैं रिफॉर्म्स करूंगा और पुलिस में रिफॉर्म्स किए जाएंगे। 5 महीने बाद एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि कतर से आके करूंगा। उस वक्त दुरानी साहब रिजाइन कर गए। अपोजिशन भी आज बड़ी तकारीर कर रही है असेंबली में। ये पूरा का पूरा वाकया कैसे मिसमैनेज हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से, और के बहुत ज़्यादा नज़र आया कि कंट्राडिक्शंस हैं, और कभी इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं, वज़रा कुछ कह रहे हैं, पुलिस कुछ कह रही है, CTD का कोई वर्जन है, और बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आया। देखिए, ये जो साहिवाल का वाक़या है ना, इस साहिवाल के वाक़े से जो पंजाब पुलिस का जो तरबियत का निज़ाम है उसमें बहुत सी खामियां खुल के सामने आई हैं। ख़ास तौर पे CTD जो है, CTD के अंदर जो बहुत सी खामियां हैं वो खुल के सामने आई हैं। इमरान खान साहब ने कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने CTD की बड़ी तारीफ़ की थी कि इसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत किरदार अदा किया है। तो किया होगा, इसने कुछ ना कुछ किरदार ज़रूर अदा किया होगा, लेकिन फिर इमरान खान साहब को ये भी साथ में बताना चाहिए कि ये CTD जो है ये 23 जून 2010 को शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला बनाई थी, और फिर 2015 में उन्होंने एक काउंटर टेररिज्म फोर्स भी बनाई थी जो इसी CTD में शामिल है, और उसको तुर्की से उन्होंने ट्रेनिंग भी दिलवाई। तो ये जो लोग हैं इनकी ट्रेनिंग क्या ये है कि ये बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ ये दहशतगर्दों का पीछा करते हैं, और फिर इनको ये भी नहीं पता चलता कि उस गाड़ी में औरतें हैं, बच्चे हैं, फिर इनको ये भी नहीं पता चलता कि वो जो गाड़ी में औरतें और बच्चे हैं वो मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, बेगुनाह हैं, और फिर रंग बिरंगे कपड़े पहन के गए हुए थे। आप देखें, ये रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप अगर किसी दाइश के या लश्कर जंगवी के किसी बहुत बड़े दहशतगर्द के पीछे चल रहे हैं तो आप शलवारें कमीजें पहन के उनका पीछा करेंगे। आप में से किसी ने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। तो मैं समझता हूं कि 4-5 महीने में तो इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब पुलिस को तब्दील नहीं कर सकते, ना ही कोई उसको वो रिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो नासिर दुरानी साहब की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी, वो कमेटी भी अपना काम नहीं कर सकी, नासिर दुरानी साहब भी चले गए, और फिर उसके साथ ही साथ इसमें जो इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी और IG पंजाब जो हैं उनकी बहुत सी खामियां बल्कि नाअहली भी खुल के सामने आई है। और इसमें जो मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान साहब के पास अपने ज़राए से जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन CTD के दावों और पंजाब पुलिस के दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इसमें एक पंजाब के एक वाकई मौसर और एक बासलाहियत चीफ मिनिस्टर का किरदार अदा करें। लेकिन फिर आप देखें कि वो बच्चे के पास गए तो बच्चा जो है जिसकी माँ को, बाप को और बहन को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया, उसके पास फूल लेके चले गए। तो इसमें काफ़ी सारी जो है ना तजुर्बाकारी भी है, खामियां भी हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ शाहजेब साहब के इसमें जो इस वक्त जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो जिन मामलात पर इस वक्त सियासत कर रही हैं उनको भी सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसने जो सानिया मॉडल टाउन था, सानिया मॉडल टाउन के जो जिम्मेदार हैं उनको अपने दौर में सजा नहीं दी, लिहाजा इस मामले में उनको पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी जो है उसी के ज़माने में कराची में नकीबुल्लाह महसूद का वाकया हुआ, उसमें जो एक लड़का इसहाक नकीबुल्लाह महसूद के साथ मारा गया था उसको भी CTD ने पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया से उठाया था। तो पीपल्स पार्टी जो है वो राव अनवार के मामले में भी कोई स्टैंड नहीं ले सकी, उसको भी कुछ नहीं ना सजा दिलवा सकी। आज भी वहाँ पे मुराद अली शाह साहब की हुकूमत है, और आज भी कराची के क्लिफ्टन के इलाके में कुछ लोगों को जिस तरीके से कराची पुलिस ने अगवा किया है, गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया है, उसमें भी सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस लोग जो हैं वो पिस्तौल लेके और लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो भी इखलाकी तौर पे इस मामले में सियासत करने के काबिल नहीं है, और ना ही मुस्लिम लीग नून इस मामले में कुछ करने के काबिल है। इसमें आपको और हमें, सिविल सोसाइटी को, हम सबको सवालात उठाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले में पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो है अब तक उनकी जो कारकर्दगी है वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है, और उनको चाहिए था कि पंजाब का जो IG है जिसकी मंजूरी के साथ झूठ बोला CTD ने और पहले कहा कि ये दहशतगर्द खानदान था और 2 औरतें और 2 मर्द दोनों दहशतगर्द थे, फिर उन्होंने अपनी स्टोरी तब्दील की, फिर उन्होंने JIT की सरबराही भी एक पुलिस अफसर के हवाले कर दी, फिर इसमें बहुत सी उन्होंने जानबूझ के पंजाब पुलिस जो है इसमें कमजोरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो मैं समझता हूं उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है, और इस मामले पर अब तक उन्हें IG पंजाब को
उनके ओहदे से हटा देना चाहिए था। तो उन्होंने अगर नहीं हटाया तो हो सकता है अब इमरान खान साहब कतर से वापस आके ये काम करें। लेकिन इमरान खान साहब भी जो है उन्होंने भी ये बात जो है कि अवाम में बहुत गमो गुस्सा है, ये आज उन्होंने बात की है, आज उनको पता चला है अवाम में बहुत गमो गुस्सा है, कल तक उनको भी शायद ये नहीं था पता। तो मैं समझता हूँ इसमें इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपने जराए से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उनकी इन्फॉर्मेशन वज़ीर आला पंजाब की इन्फॉर्मेशन से कदरे बेहतर थी। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब इस सारे मामले में बिल्कुल नाकाम है, उनकी कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि IG पंजाब जो है उनको उनके ओहदे से हटाना चाहिए। आमिर मीर साहब इस हवाले से अपना तज़िया दे रहे थे। ज़ाहिर है इस वाक़े पर सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। और जो रिफॉर्म्स का मामला है वो बहुत सारे वाक़यात अब पीछे के गिरवाए जा रहे हैं कि रावनवार की तरफ से जब नकीबुल्लाह महसूद को मारने का इल्ज़ाम लगा तो रावनवार ने कहा कि वो दहशतगर्द था, बाद में पता चला कि नहीं था। जब कराची में एक बच्ची अमल कत्ल हो गई और वो उस वक्त हो गई जबकि पुलिस डाकुओं का ताक़ुब कर रही थी, तो पुलिस ने कह दिया कि वो डाकुओं की गोली से मरी है, बाद में पता चला कि पुलिस की गोली से ये वाक़या हुआ था। उस वक्त सिंध हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वादे किए, पूरे नहीं किए। फिर अब एक और वाक़या हो गया है जिसमें एक खातून और उनका खावन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, पुलिस दहशतगर्दों का ताक़ुब कर रही थी जो उनसे असला लेकर भाग रहे थे और गोली लग गई इन लोगों को। तो पुलिस किस तरह अपने आप को कंडक्ट करे, इस पर फिर सवालात उठ रहे हैं। तो बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सानह साहिवाल पर तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये एहतजाज कोई सियासी रंग ना ले बल्कि इससे रिफॉर्म्स हों, जेन्युइन पुलिस रिफॉर्म्स हों और इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हो, इसकी मिसाल कायम हो। यही बात ज़ाहिर है कराची के मुख्तलिफ वाक़यात पर भी सामने आती है। एक और वाक़या हुआ है जिसमें मोटरसाइकिल पर मियाँ बीवी जा रहे थे, पुलिस की फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग में उनको गोलियां लग गईं। जो खातून थी वो हमला हैं और जो अस्पताल की रिपोर्ट है, पुलिस से डाकू असला लेकर भाग रहे थे और उसके बाद उस क्रॉस फायरिंग में वो उसका निशाना बन गए। ये सारे वाक़यात पुलिस में इस्लाहात हों इसकी तरफ निशानदही करते हैं। ऐसा जब सानह साहिवाल का वाक़या हुआ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद की, तो कुछ दिन पहले ही कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से शहीद होने वाली बच्ची अमल के वालिद ने बिलावल के मजम्मती बयान पर ट्वीट किया कि जब मेरी बेटी को सिंध पुलिस ने मारा और अस्पताल ने इलाज से मना किया तो उस वक्त तो आपकी तरफ से ऐसा बयान सामने नहीं आया था। सिंध हुकूमत ने इन 5 माह में अस्पताल इंतजामिया की हिमायत के अलावा और क्या किया है? यह है अमल के वालिद उमर आदिल का ट्वीट। और ज़ाहिर है जब अमल का वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या था, सब बहुत गम में थे, तो उस वक्त भी ये आवाज़ उठी कि सियासत ना हो, रिफॉर्म्स होने चाहिए। साहिवाल के वाक़े के बाद भी आवाज़ उठ रही है कि पुलिस के पास किस किस्म के हथियार होने चाहिए, क्या पुलिस के पास जो चेक पोस्ट पर पुलिस होती है इतना हैवी जो असलहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अस्पताल की इमरजेंसी में अगर कोई मरीज़ जाए तो क्या अस्पताल को उन्हें इंतज़ार कराना चाहिए। बहुत सारे उस वक्त हुकूमत की तरफ से वादे भी किए गए। मुर्ज़ा बाब साहब शो में आए, उन्होंने क्या कहा ये ज़रा देखिए। मैं समझता हूँ इस शहर को, इस मुल्क को डीवेपनाइज होने की ज़रूरत है। बट ये अमल इंसिडेंट के अंदर हमने 4 बेसिक इश्यूज़ को जॉट डाउन किया सिंध गवर्नमेंट ने। पहली चीज़ जो कि पुलिस की परफॉर्मेंस है कि अगर लेट से कोई इंसिडेंट होता है तो हाउ डू दे रिएक्ट, वो किस तरीके से उनका रिएक्शन है, वो किस तरीके से उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे अस्पताल हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, क्या वो इक्विप्ड हैं इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए? एक नई लेजिस्लेशन हम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के साथ बैठ के ऐसी पॉलिसी, ऐसा फ्रेमवर्क बनाएगी कि इस तरह के इंसिडेंट्स को हम प्रीएम्प्ट कर सकें और उनको अवॉइड कर सकें। 4 महीने पहले ये बात की गई, अमल केस अभी तक अपने अंजाम को नहीं पहुंच सका है। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अमल केस की समाअत में तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने अपनी गैर जिम्मेदारी कबूल की, अमन फाउंडेशन एम्बुलेंस सर्विस ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली, लेकिन अस्पताल ने गलती तस्लीम करने से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुद्दत मुलाजमत 17 जनवरी को ख़त्म हो गई। अब इस केस से कितना रिफॉर्म हुए, कितने शहरी महफूज रहे, मुख्तलिफ वाक़यात से रिफॉर्म्स हों, चीज़ें आगे बढ़ें, ये बड़ा अहम है। उमर आदिल साहब जो कि वालिद हैं अमल के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ा बाब साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मुशीर इत्तलात सिंध, बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा बाब साहब हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए। उमर आदिल साहब, ज़ाहिर है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जब बहुत ज़्यादा उस पर आवाज़ भी उठी, आपको कुछ नज़र आई तब्दीलियाँ, जो वादे किए गए थे वो कुछ होता नज़र आया? देखिए जी, अभी तक जैसा आपने कहा कि वादे किए गए थे और नज़र नहीं आया, मुझे तो कुछ नज़र आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये इशू को उठाया था तो वो एक आउटसाइड चीज़ थी, जो इदारे ख़ुद हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वह हेल्थ का हो चाहे पुलिस का हो, उनको रिफॉर्म्स ख़ुद लाने हैं।
और अब पहले ये कहा जा रहा था जी सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया तो हम उसके बाद देखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि हॉस्पिटल के क्या क्या फ्लॉज थे। उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है कि 5 महीने से जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने असाइन की हुई है उसने किस तरह से हॉस्पिटल को सेफगार्ड किया, और उसकी रिपोर्ट को कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। तो अब टाइम है एक्शन लेने का, चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो हॉस्पिटल पे हो। तो मेरा तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारी बातें होती हैं, इधर उधर बयानात होते हैं, टीवी पे पट्टियाँ चलती हैं, लोग बातें करते हैं, मुझे सिर्फ एक डेट दे दें, सिंपल सी डेट दे दें कि इस डेट को सिंध गवर्नमेंट ये कर देगी, क्योंकि अब तो सब क्लियर हो गया। मुर्ज़ाबाद साहब, क्योंकि आपने वादा किया तो कह रहे हैं सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एक तारीख दे दीजिए कि इस तारीख तक ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। इनका दुख बिल्कुल बजा है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने जो चीज़ें कही थी और वो बातें मैंने नहीं की थी, वो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने आके ख़ुद भी इनके पास जब ताज़ियत की थी तो इन बातों का इशारा किया था। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है। पहली चीज़ थी, हमने कमिटमेंट ये की थी कि कंपलसरी ट्रीटमेंट जो इंजर्ड पर्सनस के लिए होगी उसके ऊपर हम लेजिस्लेशन लेके आएंगे, कानून साजी लेके आएंगे। हमने कानून साजी पे काम किया, थोड़ा डिले हुआ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो ले लिया था तो हम भी थोड़ा सा रुक गए थे, लेकिन जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ जा रही है, लेजिस्लेशन का काम हमारे पास ही है, तो हमने उसको अपनी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव कराया उस लेजिस्लेशन को, जिसका नाम है सिंध इंजर्ड पर्सनस कंपलसरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर एक्ट ऑफ 2019। कैबिनेट ने पास कर दिए। परसों इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट का दिन होगा उसमें सिंध असेंबली में वो टेबल हो जाएगा, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में जाने का जो लेजिस्लेशन का नॉर्मल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद जो अमल के साथ हुआ वो सब चीज़ें हैं कि वो किसी और मरीज के साथ ना हो रहा। तमाम यही मैं बताऊं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जब हम ताज़ियत करने के लिए गए, हमारा मकसद कोई सियासत नहीं था, इसके ऊपर कोई तस्वीर खिंचवाना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि एक बच्ची चले गई एंड वी टेक द ब्लेम। हालांकि जब वो इंसिडेंट हुआ हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, बट चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी कैंडिड। उन्होंने कहा जी गलती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी थी, हमसे गलती है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि आइंदा किसी और अमल के साथ। पुलिस ने उस वक्त कहा कि वो डाकुओं की गोली थी, फिर पुलिस की गोली निकली, वो कह रहे हैं साबित हो गया, तो फिर पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई? लेकिन पुलिस ने इनिशियली एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद वो स्टेटमेंट भी चेंज करके एडिशनल आईजी कराची जब इनके पास गए थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि बिल्कुल लैप्स पुलिस के एंड पे ये रहा है। दूसरा जो शादिब साहब, जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो उसके बाद पुलिस को ये तस्लीम करना पड़ा, वरना तो आपको पता है जो साहिवाल के वाकये में हो रहा है या दूसरे वाकयात में हो रहा है, ना प्रोमिनेंट हो वाकया तो क्या होता है। नहीं, मैं कुछ और गुजारिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम गए तब तक बाय दैट टाइम एडिशनल आईजी कराची हैड कमिटेड एंड एडमिटेड द फैक्ट कि जी ये गलती पुलिस के एंड पे हुई है। इस बात को आप इनसे तस्दीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो थी वो एम्बुलेंस सर्विस की थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि द वे अमन फाउंडेशन ट्रीटेड द केस वाज आल्सो वेरी नेग्लिजेंट। तो उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की थी कि हम अपनी एक एम्बुलेंस सर्विस लेके आएंगे। हमने कोई 60 एम्बुलेंसेस का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। पेशेंट्स एड फाउंडेशन उसको रन करेगा। कोई 350 मिलियन सालाना उसके एक्सपेंसेस होंगे जो कि सिंध गवर्नमेंट बेयर करेगा। इसके अंदर स्टेटस क्या है उसका? 100 एम्बुलेंसेस का गालिबन आपने प्रॉमिस किया। कमिटमेंट 200 एम्बुलेंसेस की बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। 60 एम्बुलेंसेस हमारे पास आ जाएंगी। पेमेंट का इस वक्त प्रोसेस चल रहा है। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो एम्बुलेंसेस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस महीने के आखिर तक वो एम्बुलेंस चलना शुरू हो जाएगी। सिंध एम्बुलेंस सर्विस का नाम है, पेशेंट्स एड फाउंडेशन उस चीज़ को चलाएगी। 2 कमिटमेंट्स हमने पूरी की हैं। इसके अलावा जो पुलिसिंग के बारे में बात की गई है कि आप बड़े वेपन को इस्तेमाल ना करें, छोटे वेपन को इस्तेमाल करें, चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी थी। उसके बाद अक्टूबर में एडिशनल आईजी कराची ने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की कि बड़े वेपन को रिप्लेस करना चाहिए विद स्मॉलर वेपन्स। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रेजुअली वो चीज़ चल रही है। चौथी चीज़ थी ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स कि जब इस तरह के इंसिडेंट मगर जिस स्पॉट पर एग्जैक्टली वाकया हुआ, अगर आप वहां भी जाएं तो वहां पर भी हैवी वेपन्स लेकर आज भी खड़े होते हैं। जब अमल वाला वाकया हुआ है उस स्पॉट पर भी पुलिस वाले हैवी वेपन्स लेकर खड़े होते हैं। मैं शायद था अभी आपके पास टीवी प्रोग्राम आ रहा था, मुझे रास्ते में एक जगह पिकेट नजर आई और वहाँ बड़े वेपन नजर आए, इसलिए मैंने आपको कहा कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। बट अगर आप देखेंगे जो कराची पुलिस ने एक नया मोबाइल फोर्स स्टार्ट किया जो मोटर बाइक्स पे चलते हैं, उनके पास छोटे वेपन्स होते हैं, बड़े वेपन्स भी हैं उनके पास, हो सकता है। वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। आई एम सेइंग कि जो कमिटमेंट्स हमने की थी वी आर स्टिल कॉग्निजेंट। आप सिंध काबीना में ऐसे चंद लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा तहकीक के साथ और अगर कमिटमेंट भी करते हैं तो पढ़े लिखे भी हैं, मेहनत भी करते हैं, तो काम तेज़ नहीं होना चाहिए? जब आप जैसे शख्स की तरफ से बात आए, इतना ही स्लो होना चाहिए? आप जैसा शख्स जब कह दे लेजिस्लेशन, आप खुद भी लॉयर हैं,
और तेज़ हो, ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया इसलिए हम स्लो हो गए या हम वो हो गए। आज जब आप जैसा शख्स कमिटमेंट करे सितंबर में जाके करे तो 3 महीने बाद जब उमर आदिल बैठे यहाँ तो काम और ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में उमर साहब मेरी इस बात की तायद करेंगे। आई रिमेन इन टच विद देम, आई रेगुलरली कॉन्टैक्टेड देम। इनकी जो परेशानियाँ थी, जो ग्रीवेंसेस थे, मैंने कोशिश की मैं जिस तरह उनको एडवाइस कर सकता हूँ, बट मैंने भी बड़ा कैंडिडली एक दिन इनके सामने ये कहा था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया है, हम लेजिस्लेशन पर रुक गए हैं। जब मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन की तरफ नहीं जा रही है, वो क्रिमिनलिटी की तरफ जा रही है, तो हमने लेजिस्लेशन वाला एस्पेक्ट बढ़ाया और वो चीज़ कैबिनेट से पास करा दिए। असेंबली में कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि उसको एक्सपेडाइट करा के जल्द से जल्द हम कानून साजी कर लें, ताकि एक मसला जो है ये बड़ी अहम बात है। मतलब जो चीज़ें बता रहे हैं कि लेजिस्लेशन आ रही है, अमल के नाम से है, फिर साथ में एम्बुलेंस वाला भी प्रॉमिस कह रहे हैं कि पूरा कर रहे हैं, वेपन्स भी रिप्लेस हो रहे हैं। ज़ाहिर है जो अमल का वाक़या हुआ, आप खुद बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, वैसे ही पूरे शहर में बहुत ज़्यादा गम था, मगर आप खुद चाहते थे कि अब कम से कम अमल चली गई है तो लेजिस्लेशन और चीज़ें आगे बढ़ें। आप कम से कम मुतमईन हैं। पेस स्लो है, वो मुर्जा साहब मान रहे हैं कि और ज़्यादा तेज़ी से हो सकता था, मगर कह रहे हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऑब्वियसली पेस स्लो है, खुद भी एग्री कर रहे हैं पेस स्लो है कि वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से था, लेकिन कुव्वत अमल के नाम से एक बिल अनाउंस हुआ था जो कहा यह गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पेश किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिफॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का नाम कहीं नहीं हुआ। 4-5 महीने से हमारी हेयरिंग्स हुई हैं, कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। अब दूसरी चीज़ ये है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो सिंध गवर्नमेंट की अपॉइंट की गई है, उसने जो हॉस्पिटल को सेफगार्ड किया है, जो हॉस्पिटल के झूठ बोलने पे जिन्होंने 5 महीने डिले इसलिए हुआ है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हॉस्पिटल ने कहा कि पेरेंट झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं था, वो सारा झूठ खुल के आ गया। लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन उसे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया। सिर्फ थोड़ी ज़्यादा उस बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि उस पर एक्शन लिया जाएगा क्या? सिंध हेल्थ केयर कमीशन पर एक्शन लिया जाएगा कि उस हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस एक जगह है, मिसलीडिंग द कोर्ट एंड पर्जरी जो एक है वो अलग है, कि आप झूठ बोल रहे हैं, ओथ में जाके पूरा स्टाफ मुंह पे आके झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर क्या एक्शन? नेग्लिजेंस तो देखिए, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस इज ऑल बेस्ड ऑन ट्रेनिंग होगी, रिफॉर्म्स आएंगे, सब सही हो जाएगा। लेकिन आपका ज़मीर ही जब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, एक उन पेरेंट्स के सामने इनकी बेटी उनके हाथों में ख़त्म हुई और डॉक्टर मेरे मुँह पर आके झूठ बोल रहा है और पूरा स्टाफ झूठ बोल रहा है, उस हॉस्पिटल के खिलाफ सिंध हेल्थ कमीशन ने तो लिया नहीं, क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं? मैं सिर्फ एक तो जो कुव्वत अमल वाली बात की, लॉ वही है, नाम हमने चेंज किया, बस कुव्वत अमल थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, इसलिए हमने सिंध इंजर्ड पर्सन्स कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर एक्ट इसका नाम रखा ताकि वो सही लगे। जो हॉस्पिटल वाली बात की, देखें सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सिंध हुकूमत का ज़ेली इदारा नहीं है, एक ऑटोनमस बॉडी क्रिएट की गई थी ताकि अस्पतालों की ऑडिटिंग कर सके, उनको इंस्पेक्ट कर सके, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। उसको कोई सिंध गवर्नमेंट का अफसर हेड नहीं करता है, एक बड़े ही रिस्पेक्टेड पाकिस्तान के डॉक्टर्स को हेड करते हैं। बट क्या किया जाए अगर हॉस्पिटल वो कह रहे हैं कि झूठ बोला उन्होंने, सब किया, एक पहले वालिदैन ने सफर किया, जो पर्जरी वाली बात है बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है, वो कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी। रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। व्हाट आई विल डू इज आई विल गेट इन टच विद द हेल्थ केयर कमीशन और हम देखेंगे अगर सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे भी इस चीज़ की कोई तस्हीह की जा सके। एब्सोल्युटली वी आर और देयर, वी वांट टू डू इट। और ये कमिटमेंट सिंध गवर्नमेंट की थी, चीफ मिनिस्टर साहब की थी, पार्टी की। ये बड़ी अहम बात है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जाहिर है उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात जिनसे नुकसान तो रिकवर नहीं हो सकता मगर मज़ीद नुकसान ना हो, रिफॉर्म्स हो, उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। मज़ीद मुर्ज़ाबाब साहब कह रहे हैं कि और चीज़ें बेहतर की जाएंगी। उम्मीद करते हैं पंजाब में भी चीज़ें बेहतर हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर वादा करके गए। आज के प्रोग्राम में इतना, अब से कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है।